गरीब इडली वाली। प्रीतमपुरा नाम के एक गांव में दो गरीब अनाथ बहनें अकेले रहती थी। बड़ी बहन का नाम रूपरेखा और छोटी बहन का नाम सुमी था। रूपरेखा घर चलाने के लिए एक छोटा सा इडली का दुकान लगाती थी। सुबह से लेकर रात तक रूपरेखा अपनी दुकान पर इडली बनाकर बेचा करती। बहुत स्वादिष्ट है रूपरेखा बेटा, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह इडली बनाती हो। शुक्रिया आंटी, मैंने बचपन में ही इडली बनाना अपनी माँ से सीख लिया था। मैं पूरे मन से स्वादिष्ट इडली बनाने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। मैं फिर से कल आऊंगी इडली खाने। रूपरेखा की इडली की दुकान के चर्चे दूर दूर तक थे। सभी गांव वाले तो रूपरेखा के दुकान पर इडली खाने आते ही थे और पड़ोसी गांव के लोग भी रूपरेखा की दुकान पर इडली खाने आते थे। अरे दीदी देखो, बूढ़ी दादी इडली खाने आ गई। अरे रूपरेखा बेटा, चलो मुझे तुम्हारे हाथ के बने हुए गर्मा गर्म इडली खिलाओ। बहुत दिन हो गए, मैंने कुछ स्वादिष्ट नहीं चखा। ऐसा क्यों बूढ़ी दादी, और आप इतने दिनों तक क्यों नहीं आई? आप तो रोज मेरे हाथों के बने इडली खाने आती है ना। अरे बेटा, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी बहू रानी ने अपने मायके से बहुत सारे रिश्तेदारों को घर पर बुला के रखा हुआ था। न जाने उसने इतने सारे रिश्तेदारों को क्यों बुलाया। घर पर इतना सारा काम बढ़ गया कि मुझे भी घर के कामों में हाथ बटाना पड़ा। लेकिन दादी, आपके बेटे को गुजरे हुए तो ज्यादा समय नहीं हुए। ऐसे वक्त पर इतने सारे रिश्तेदारों को घर पर बुलाना, क्या घर पर कोई पूजा पाठ करवाया था? नहीं बेटा, घर पर कोई पूजा पाठ नहीं करवाया उसने, बस पार्टी करने के लिए अपने रिश्तेदारों को बुलाया था। खैर छोड़ो ये सब, चलो अब मुझे इडली खिलाओ, बहुत भूख लगी है। जी बूढ़ी दादी, आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। रूपरेखा बूढ़ी दादी को इडली दे ही रही थी कि तभी वहाँ उसके चाचा और चाची आ जाते हैं। ए रूपरेखा, तूने पिछले 2 महीने की कमाई हमारे हाथ में नहीं थमाई है। तुम दोनों बहनों को हमने हमारे घर पर रुकने इसीलिए दिया ताकि तुम दोनों हमें कमाई करके पैसे दे सको, वरना तुम दोनों को हम कब का घर से निकाल चुके होते। चाची, वो पिछले महीने सुमी की स्कूल फीस भरनी पड़ी, इसीलिए मैं आपको पैसे नहीं दे पाई, लेकिन इस महीने मैं आपको जरूर पूरे पैसे दे दूंगी। देखो लड़की, ये रोज रोज के नए बहाने नहीं चलेंगे, हमें पैसे आज के आज चाहिए। तुम कहीं से भी ला कर दो, वरना तुम अपनी चाची का गुस्सा जानती हो, वो तुम दोनों को यहाँ से निकाल देंगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं चाचा जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं पूरे पैसे आपके हाथ में दे दूंगी, हमें घर से मत निकालिए। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई यहाँ। देखो जी, मैं तो कहती ही थी, इन्हें घर से निकाल देते हैं और घर किराए पर चढ़ा देते हैं, हमें कुछ पैसे तो मिलते। ये दोनों तो बस मुफ्त की खा रहे हैं। अरे कमला, अपने गुस्से पर काबू रखो। फिलहाल हमें इससे 10,000 मिलेंगे पूरे 2 महीने के, और ये मत भूलो कि अभी तीसरा महीना चल रहा है, तो इस हिसाब से हमें पूरे 15,000 मिलेंगे। फिलहाल के लिए इसे थोड़ी सी मोहलत दे देते हैं, जैसे ही 15,000 मिलेंगे तुम इन्हें निकाल देना। ठीक है जी, आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ और फिलहाल के लिए इसे रहने देती हूँ, लेकिन अगर महीने के आखिर तक इसने पैसे नहीं दिए तो मैं पक्का इस बार इन दोनों को बाहर निकाल दूंगी। सुनो लड़की, सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास, और अगर 2 हफ्ते में तुम हमें पैसे नहीं दे पाई तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। चाचा और चाची रूपरेखा को धमका के वहाँ से चले गए। अरे रूपरेखा बेटी, ये दोनों तो तुम्हारे चाचा और चाची है ना? जी बूढ़ी दादी, माँ बाबा के मरने के बाद उन्होंने हमसे हमारा घर छीन लिया और अभी ये माँ बाबा की दुकान भी हमसे छीनना चाहते हैं। हर महीने मुझे उन्हें 5,000 देना होता है। पिछले 2 महीने से मैं उन्हें पैसे नहीं दे पाई, इसलिए वो आज हमें यहाँ से निकालने की धमकी देने आए थे। बेटी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? नहीं नहीं बूढ़ी दादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चाचा और चाची बहुत बुरे हैं, अगर उन्हें पता चला आपने हमारी मदद की तो वो आपको भी परेशान करेंगे। मैं नहीं चाहती आपको हमारे वजह से कोई तकलीफ हो। इसी तरह रूपरेखा और सुमी का दिन गुजर गया और अगले दिन वो रोज की तरह इडली बेचने लगे। इसी तरह 2 हफ्तों के 13 दिन बीत गए और मोहल्लत का आखिरी दिन शुरू होने वाला था। दीदी क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। सुमी,
चाचा चाची को देने के लिए मेरे पास अब तक पैसे इकट्ठा नहीं हुए। पता नहीं इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी। दीदी, आपको याद है बूढ़ी दादी ने कहा था वो आपकी मदद कर सकती हैं। आप उनसे पैसे उधार ले लीजिए। चाचा चाची को पता नहीं चलेगा हमने किसी से मदद ली है। तू ठीक कह रही है सुमी, मैं कल बूढ़ी दादी से बात करूंगी, वो जरूर हम दोनों की मदद करेंगी। चलो अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। अगले दिन सुबह होते ही चाचा चाची रूपरेखा के पास पैसे लेने चले आए। ए रूपरेखा, चल मेरे 15,000 निकाल, पूरे 3 महीने हो गए हैं आज। और हाँ, आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आज तो तुम्हें 15,000 दे नहीं होंगे, वरना तू जानती है मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगी। नहीं चाची, ऐसा मत कीजिए, मैं पैसे इकट्ठा कर रही हूँ, मुझे बस आप कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। मेरे पास अभी सिर्फ 5,000 जमा हुए हैं। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगी। तुम्हारा ये रोज रोज का बहाना नहीं चलेगा रूपरेखा, मैंने पहले ही कहा था मुझे पूरे 15,000 रूपए चाहिए। चाची, अभी के लिए आप ये 5,000 ले जाइए और मुझे बस 2 दिन की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगी। अरे कमला, वो 5,000 दे रही है, अभी के लिए उसे ले लो, फिर 2 दिन बाद आते हैं, शायद वो पूरा पैसा दे पाएगी, और अगर नहीं दे पाई तो तुम उन्हें घर से और दुकान से दोनों से निकाल देना। ठीक है जी, आप कह रहे हैं इसलिए मैं आज उन्हें जाने देती हूँ, लेकिन अगली बार मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी और मैं पक्का इन दोनों को घर से निकाल दूंगी। ये क्या सुमी, बूढ़ी दादी तो आज भी नहीं आई, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हुई? पिछले 2 हफ्तों से वो इडली खाने नहीं आई। बूढ़ी दादी ऐसा कभी नहीं करती। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही हूँ, उनकी उम्र हो चुकी है, उनकी तबीयत का अब कोई भरोसा नहीं। उनकी घुटनों पर भी दर्द रहता है, शायद घुटनों का दर्द ही बढ़ गया हो। मुझे याद है सुमी, तू एक बार उन्हें उनके घर छोड़ने गई थी, तुझे उनके घर का रास्ता मालूम है ना? चल तू मुझे उनके घर ले चल, जरा उनका हालचाल पूछ के आते हैं। हाँ दीदी चलिए, मुझे अच्छी तरीके से याद है उनके घर का रास्ता। सुमी रूपरेखा को लेकर बूढ़ी दादी के घर की ओर चलने लगी। नमस्ते जी, यहाँ कांता देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती है, जरा उन्हें बुला दीजिए ना। कांता देवी तीर्थ यात्रा पर गई है, अब वो यहाँ कभी नहीं लौटेंगी, जाओ यहाँ से और हमें परेशान मत करो। पर ऐसा कैसे हो सकता है, उनके घुटनों पर तो दर्द रहता है, वो लंबी सफर की यात्रा नहीं कर सकती। सुमी कभी कभार उन्हें घर तक छोड़ने आती थी, उनके घुटनों के दर्द के वजह से। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पता नहीं कहाँ से चले आ जाते हैं। जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है और दोबारा मत आना यहाँ। बिल्ली है, खाना नहीं दिया है इसलिए आवाज कर रही है, तुम दोनों जाओ यहाँ से। सुमी और रूपरेखा लौट आए। दीदी, मुझे लगता है वो आवाज बिल्ली की नहीं बल्कि बूढ़ी दादी की है, पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है वो आंटी झूठ बोल रही है। हाँ सुमी, मुझे भी यही लगता है, जरूर बूढ़ी दादी के साथ उस औरत ने कुछ किया है। ऐसा लगा जैसे कि उनका मुंह बंद किया गया है और उनको बांधा गया है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। खैर, अभी रात बहुत हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। अगले दिन सुबह होते ही रूपरेखा पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को सारी बातें बताई। रूपरेखा के कहने पर पुलिस कांता देवी के घर गई। हमें माफ कीजिएगा वृंदा जी, इस लड़की ने कंप्लेन की थी कि आपने कांता देवी को घर पर कैद करके रखा है, इसीलिए हमें अपनी ड्यूटी निभाते हुए आपके घर की तलाशी लेनी पड़ी। कोई बात नहीं मैडम जी, ये छोटे लोग हैं, इनका काम है बड़े लोगों को परेशान करना और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करना। बस अगली बार इनकी बातें सुनकर आप हमें परेशान न कीजिए, हम इज्जतदार लोग हैं। जी वृंदा जी, बिल्कुल। ए लड़की, आइंदा से ऐसी झूठी कंप्लेंट मत करना, वरना मैं तुम्हें अंदर कर दूंगी। ए चलो रे, वक्त बर्बाद कर दिया हमारा। पुलिस को बूढ़ी औरत नहीं मिली। रूपरेखा परेशान थी और मोहलत का आखिरी दिन भी बीत गया। अगली सुबह चाचा चाची फिर से पैसे लेने आए। ए रूपरेखा, चल पैसे निकाल मेरे, बहुत वक्त दिया तुझे, आज सारा हिसाब चुकता कर। चाची, वो मैं पैसे इकट्ठा नहीं कर पाई। मैं जानती थी यही होने वाला है। तुम दोनों अभी के अभी ये दुकान और घर दोनों खाली करो, अब मैं तुम दोनों को एक पल भी यहाँ रहने नहीं दूंगी।
चाचा चाची ने रूपरेखा और सुमी को दुकान और घर दोनों से निकाल दिया। वो दोनों अपना सामान लेकर रात में सड़क में चल रहे थे कि तभी उन्हें बूढ़ी औरत की बहू रास्ते में मिली। सुनो भीमा, अब वो बुढ़िया हम दोनों के लिए खतरा बन चुकी है। उसको हम दोनों के संबंध के बारे में सब पता चल गया है। हमें उस बुढ़िया को आज रात ही खत्म करना होगा, वरना वो हम दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। ठीक है, तुम्हारे घर के पीछे एक बहुत ही गहरा कुआं है, वहाँ कोई आता जाता नहीं। बुढ़िया को उस कुएं के अंदर फेंक देते हैं। चलो सुमी, तुम जल्दी पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को उस कुएं के पास लेकर आओ। मैं इन दोनों का पीछा करती हूँ। रूपरेखा ने बूढ़ी औरत की बहू का पीछा किया और जाकर वो कुएं के पास पहले ही छुप गई। वृंदा अपने आशिक के साथ मिलके कांता देवी को कुएं में फेंकने लेकर आ गई। रुक जाइए आप दोनों, पुलिस अभी यहाँ आती ही होगी। आप दोनों कांता देवी को नीचे उतारिए। मैडम जी, मेरी विधवा बहू ने अपनी आशिक के साथ मिलके मेरी जान लेने की और मेरी संपत्ति हड़पने की कोशिश की है। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, हम इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। आज तुम दोनों नहीं होते तो मैं जिंदा ना होती, लेकिन बेटा तुम दोनों को पता कैसे चला कि वो मुझे कुएं में फेंकने वाले हैं? बूढ़ी दादी, हम दोनों को चाचा और चाची ने घर से निकाल दिया, इसलिए हम दोनों सड़क पर ही घूम रहे थे कि तभी हमने आपकी बहू की बातें सुनी। इसलिए मैंने सुमी को पुलिस को लाने भेज दिया और मैं यहाँ आ गई। तो चाचा चाची ने तुम दोनों को घर से निकाल ही दिया, लेकिन तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज से और अभी से मैं तुम दोनों को गोद लेती हूँ। अब से तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। तुम दोनों अब से मन लगाकर बस पढ़ाई करना और मुझे स्वादिष्ट इडली बनाकर खिलाना। कांता देवी ने दोनों लड़कियों को गोद ले लिया और हमेशा उनका ख्याल रखा।